हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए ट्यूशंस। हमने अपना ऑपरेशन मैनेजमेंट में बेसिक्स चैप्टर 1 एंड असाइनमेंट ख़त्म कर लिया। इतने अच्छे तरीके से समझा है। अगर आपको असाइनमेंट में अभी भी कोई प्रॉब्लम है, आप मेरे से नहीं पढ़े हो, तो प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप असाइनमेंट समझ सकते हो। मॉड्यूल के इलस्ट्रेशंस भी सॉल्व करवाए हैं एंड इतना अच्छा कंसेप्ट क्लैरिटी करवाई है। एक जो भी केस आ सकता है ना, सब सॉल्व कराया है। और उसी के साथ हम उसी जोश के साथ हम ट्रांसपोर्टेशन समझेंगे, वैसे ही समझेंगे, एक एक पॉइंट अच्छे से कवर करेंगे, सब करेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन में। तो जैसे कि हमने अपना असाइनमेंट चैप्टर में समझा था कि ये असाइनमेंट आखिरकार हो क्या रही है। हमने देखा था अपने असाइनमेंट चैप्टर में हमारे पास डिफरेंट वर्कर्स हैं जो डिफरेंट जॉब करने की डिफरेंट स्किल्स हैं, अलग अलग कॉस्ट लेंगे। तो हमें देखना है कि कौन से वर्कर को हमें कौन सी जॉब असाइन करनी है कि हमारी कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम आए और हमारी एफिशिएंसी मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। तो ये प्रॉब्लम होती थी हमारे पास, जिसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स है। दैट इज़ सिंप्लेक्स मेथड, एक था हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन मेथड एंड हंगेरियन मेथड था। मैंने बोला था कि सिंप्लेक्स मेथड आपको फाइनल में आएगा, हंगेरियन मेथड हमने असाइनमेंट प्रॉब्लम में कर लिया। अब हमें देखना है अपना ट्रांसपोर्टेशन मेथड। ट्रांसपोर्टेशन मेन देखो तो ये ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। असाइनमेंट हमने हंगेरियन मेथड देखा था कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें कौन से जॉब कौन से वर्कर को असाइन करनी है, कौन सी मशीन कौन से वर्कर को असाइन करनी है, कौन सी मशीन कौन से जॉब को असाइन करनी है, ये सब चीज़ें देखी थी। बट ट्रांसपोर्टेशन में हम मेनली देखते हैं कि एक वेयर हाउस से एक गोडाउन तक, जो हमारा सेल्स डिपार्टमेंट है, वहाँ तक जाने में हमें कितनी कॉस्ट लगेगी, कैसे जाएंगे, वो सब देखते हैं हम। देखो जैसे ये हमारे पास है फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2 एंड फैक्ट्री 3। अब मुझे ये वेयर हाउस तक सामान पहुंचाना है, या फिर ऐसे समझ लो कि वेयर हाउस से फैक्ट्री तक सामान पहुंचाना है। ये एक वेयर हाउस है मेरा, ये एक वेयर हाउस है। ये सोच लो मेरा वेयर हाउस है बॉम्बे में और ये वेयर हाउस है मेरा पंजाब में। 2 वेयर हाउस है मेरे पास, ठीक है। और ये फैक्ट्रीज़ अलग अलग सिचुएशंस पे हैं। महाराष्ट्र एक हो गई आपकी, गुजरात में, और एक हो गई आपकी हरियाणा में। ऐसे अलग अलग जगह पे आपकी फैक्ट्रीज़ हैं, ठीक है। अब आपको वेयर हाउस से फैक्ट्री पे सामान पहुंचाना है। अब ये 1 फैक्ट्री वेयर हाउस 1 से भी मंगवा सकती है, वेयर हाउस 2 से भी मंगवा सकती है। फैक्ट्री 2 वेयर हाउस 1 से भी मंगवा सकती है, वेयर हाउस 2 से भी मंगवा सकती है। उसी तरह से फैक्ट्री 3 वेयर हाउस 1 से भी मंगवा सकती है, वेयर हाउस 2 से भी मंगवा सकती है। और यह वेयर हाउस 1 फैक्ट्री 1, 2, 3 दोनों को दे सकता है। वेयर हाउस भी 2 भी फैक्ट्री 1, 2, 3 तीनों को दे सकता है। अब हमें देखना है कि कौन सी फैक्ट्री को कौन से वेयर हाउस से कितना अमाउंट मंगवानी है और कौन से वेयर हाउस को कौन सी फैक्ट्री को कितना अमाउंट सप्लाई करनी है। उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स डील विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड एट डिफरेंट प्लांट्स और फैक्ट्रीज टू अ नंबर ऑफ डिफरेंट वेयर हाउसेज। आपको देखना है कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में आपने जो डिफरेंट लोकेशंस पर, जैसे कि डिफरेंट फैक्ट्रीज़ पर आपने ये जो प्रोडक्ट बनाया है, उसे कहाँ पे कैसे सप्लाई करने की क्या कॉस्ट रहने वाली है, और आपको अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है। क्योंकि अगर देखो आपने प्रोडक्ट अपना बनाया 20 रुपये का और वहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आप 20 डाल दोगे, तो आपके प्रोडक्ट का प्राइस तो 40 चला जाएगा। वहीं पे हमारा दूसरा कॉम्पिटिटर मैन्युफैक्चरर होगा, उसने अपना दिमाग लगाया, प्रोडक्ट उसका भी बना 20 रुपये का, बट उसने दिमाग लगा के अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सिर्फ 10 रुपये लगाई, तो उसका प्रोडक्ट मार्केट में 30 का बिकेगा। कस्टमर किसका प्रोडक्ट खरीदेंगे, इसका कि इसका? ऑफकोर्स इसका खरीदेंगे। तो हमें अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को रिड्यूस करना है। वो कैसे करते हैं? हम अपना ट्रांसपोर्टेशन मेथड से। The objective is to satisfy the destination requirement within the plant's capacity constraints at the minimum transportation cost. हमारा ट्रांसपोर्टेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे जो डिफरेंट प्लांट्स की वेयर हाउसेस की जो रिक्वायरमेंट्स है, उसे आपको जो हमारे डेस्टिनेशंस हैं, यानी कि वेयर हाउस है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट कितनी हो रही है। ये वेयर हाउस बोल रहा है मुझसे कस्टमर डिमांड कर रहे हैं 50 यूनिट्स, तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सी फैक्ट्री से हम 50 यूनिट्स मंगवा सकते हैं। अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि फैक्ट्री 1 से मैं 50 यूनिट्स भेजने वाली हूँ, तो अगर फैक्ट्री 1 के पास हैं ही 40 यूनिट्स, तो आप 50 यूनिट्स कैसे भेज दोगे? तो इसलिए आपको वो सब चीज़ें ध्यान में रख के अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन जो आप सॉल्यूशन करते हो, 2 तरह के सॉल्यूशन आते हैं, इनिशियल बेसिक फीजिएबल सॉल्यूशन एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इनिशियल बेसिक फीजिएबल सॉल्यूशन मतलब आप ना
आपने नॉर्मल इन चारों में से एक मेथड निकाल के आप एक सॉल्यूशन निकाल लेते हो कि इस वाले पर्सन, इस वाली फैक्ट्री को यहाँ ये वाला वेयर हाउस सप्लाई करेगा, ये वाला वेयर हाउस ये वाली फैक्ट्री को ये वाला वेयर हाउस सप्लाई करेगा, ये सब ऐसे आप डिसाइड कर लेते हो। उसमें हो गया आपका इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन। फिर आपको देखना है कि ये जो आपने एलोकेशन की हैं कि फैक्ट्री 1 को वेयर हाउस 2 देगा, फैक्ट्री 2 को वेयर हाउस 1 देगा, ये सब जो आपने डिसाइड किया है, ये सब चीज़ें आपने क्या ऑप्टिमल डिसाइड की हैं? मतलब क्या आपकी सबसे मिनिमम कॉस्ट आ रही है ये सब करने के बाद, वो आपको चेक करना है, तो उसे हम कहते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो जो आपको बेसिक सॉल्यूशन निकाल सकते हो वो आपके पास 4 मेथड्स हैं, और फिर बेसिक सॉल्यूशन को आपको चेक करना है कि आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमल है कि नहीं, वो इन 2 मेथड्स में से किसी एक मेथड से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, वैसे आपके मॉड्यूल में ये चारों मेथड्स हैं, बट ऑप्टिमल सॉल्यूशन के सिर्फ एक ही मेथड ज़्यादातर सॉल्व करवाया हुआ है, स्टेपिंग स्टोन मेथड यूज़ नहीं किया है। बट मैं आपको मोदी मेथड ऑफ कोर्स ज़्यादा अच्छे से करवाऊंगी, उसके 4, 5, 6 सम करवाऊंगी, स्टेपिंग स्टोन भी करवाऊंगी, उसका 1-2 सम करेंगे क्योंकि मॉड्यूल में है नहीं तो इसके सम आते भी नहीं है। और साथ में ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के बाद हमें ऑप्टिमलिटी इन दोनों में से कौन से मेथड से चेक करनी है, तो हम मोदी मेथड ही लगाएंगे। क्वेश्चन में भी पेपर में जो आता है वो आपको खुद से बोल देता है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन बताओ, कोई मेथड स्पेसिफाई नहीं करता, तो हमारी मर्जी होती है इनमें से कौन सा मेथड लगाएं। अगर तो क्वेश्चन स्पेसिफिकली बहुत रेयर केस है कि बोल दे कि स्टेपिंग स्टोन लगाओ, फिर उस केस में हमें उसके लिए भी रेडी रहना पड़ेगा, इसलिए हम स्टेपिंग स्टोन भी सीख के जाएंगे। उसी तरह से इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन भी हमें अपनी मर्ज़ी से निकालना होता है, इन चारों में से एक मेथड में से हमारी मर्ज़ी है। ऐसे क्वेश्चन हमें ना ऐसे ये प्रॉब्लम देगा एक, जैसे ये देखो ऐसे एक मैट्रिक्स दे देगा और हमें बोल देगा इसका आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालो। तो आप सबसे पहले इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालोगे, फिर आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालोगे। तो अब हमारी मर्जी है कि जो हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने वाले हैं इन चारों में से एक में मेथड यूज़ कर ले और ऑप्टिमल सॉल्यूशन का भी एक मेथड यूज़ कर ले। तो जब हमें क्वेश्चन ऐसे बोलते हैं ना, हमें अपनी मर्ज़ी लगानी है, और ज़्यादातर ऐसे ही बोलता है कि हमें अपनी मर्ज़ी से करना है, तो हम वैम मेथड यूज़ करते हैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन का, एंड मोती मेथड यूज़ करते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन का। क्यों ऐसा करते हैं, ये 3 क्यों नहीं यूज़ करते हैं? क्योंकि ये जो 3 क्वेश्चन है, ये 3 मेथड है ना, इनसे ज़्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं आता है। मतलब इनसे जो आंसर आता है ना, वो अक्सर हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई आती है, फिर हम अपना मोदी लगाते हैं और फिर हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आता है। तो इसमें ना बहुत ज़्यादा स्टेप्स आ जाते हैं सॉल्व करने में। बट अगर वहीं आप वैम लगाओगे ना, ये वाला मेथड लगाओगे ना, 4th वाला, तो आपका जो फर्स्ट आंसर आता है ना इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन, वो आपका नियर टू ऑप्टिमल सॉल्यूशन आता है। मतलब उसमें आपकी कम से कम ही कॉस्ट आती है, बस 1-2 का फ़र्क होता है, तो वो फिर आप मोदी लगाते हो तो वो आपका जल्दी ही आंसर आ जाता है, ज़्यादा लंबे स्टेप्स नहीं जाते हैं। बट अगर आप ये लगाओगे तो आपके ज़्यादा लंबे स्टेप्स चले जाएंगे मोदी के लिए। ठीक है, तो वो हम अभी टाइम के साथ आगे आगे सीखेंगे कैसे होना है। सबसे पहले हमें देखना है कि ट्रांसपोर्टेशन का टेबल हमें कैसे दिया होता है। ऐसे ही हमें एक मैट्रिक्स दे रखी होती है, ठीक है। मैट्रिक्स के यहाँ पे हमें दे रखी होती हैं डिमांडेड थिंग, मतलब किस चीज़ की डिमांड की जा रही है, क्लोथ्स, क्लोथ्स की, मटेरियल की, फर्नीचर की, जिस भी चीज़ की डिमांड है वो यहाँ पे लिखी होती है। और यहाँ पे लिखे होते हैं वेयर हाउसेस, कितने वेयर हाउसेस हमारे पास, कौन सा वेयर हाउस किस चीज़ की डिमांड कर रहा है। ठीक है, मतलब क्लोथ 1 की इनमें से कौन से वेयर हाउस से कितनी डिमांड है। जैसे सोचो मेरे पास है यहाँ पे क्लोथ के नेम है यहाँ पे 1, 2 एंड 3, 3 कैटेगरी के मेरे पास क्लोथ हैं। क्लोथ 1 की ये है वेयर हाउस 1, 2, 3 और 4, ये है 1, 2, 3। ठीक है, क्लोथ 1 की वेयर हाउस, और यार एक मिनट, क्लोथ 1 की वेयर हाउस 1 में कितनी डिमांड है, कितनी कॉस्ट लग रही है पहुंचाने की, 3 कॉस्ट लग रही है। ठीक है, ऐसे आपको दिया होता है। ठहरो मैं आपको ना लिख के दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ पे है आपका क्लोथ 1, ये है आपका वेयर हाउस 1। क्लोथ 1 की वेयर हाउस 1 में पहुंचाने की कॉस्ट मुझे कितनी लग रही है, 2 रुपीज़ कॉस्ट लग रही है, तो ऐसे दिया होता है। और वेयर हाउस 1 में क्लोथ 1 की कितनी डिमांड है, वेयर हाउस 1 में टोटल क्लोथ की कितनी डिमांड, कितनी सप्लाई, वो सब लिखा होता है। वेयर हाउस 1 में डिमांड कितनी है वो यहाँ पे लिखा होगा, सॉरी यहाँ पे लिखा होगा क्लोथ 1 की कितनी डिमांड है। क्लोथ 1 की कितनी डिमांड है आपके पास, सोच लो क्लोथ 1 की आपको टोटल डिमांड आ रही है 20। ठीक है, थोड़ी डिमांड ये कर रहा होगा, थोड़ी ये कर रहा होगा, ये कर रहा होगा, ये कर रहा होगा, ऐसे आपको यहाँ पे डिमांड दे रखी होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको किस चीज़ की डिमांड है वो दिया रखा होगा, यहाँ पे आपको वेयर हाउस दिए रखे होंगे, और ये जो बीच में आपको कॉस्ट दे रखी होगी कि आपको
क्लॉथ 1 वेयर हाउस 1 में पहुंचाने में कितनी कॉस्ट आती है, 2 रुपीज़। और यहाँ पे आपको दे रखी होगी उस थिंग की कितनी डिमांड है। क्लॉथ 1 की टोटल डिमांड है 20। सोचो यहाँ पे होगी 5, यहाँ पे होगी 5, यहाँ पे होगी 5, यहाँ पे होगी 5, टोटल डिमांड है 20। उस तरह से क्लॉथ 2 की कितनी डिमांड है वो यहाँ दे रखी होगी। क्लॉथ 3 की कितनी डिमांड है वो यहाँ पे आपको दे रखी होगी। फिर यहाँ पे आपको दे रखी होती है सप्लाई, मतलब वेयर हाउस 1 को आखिरकार कितना सप्लाई करना है कस्टमर्स को, मतलब कितना उसे चाहिए। वेयर हाउस 1 को सोचो सिर्फ चाहिए 10 क्लॉथ्स चाहिए, ठीक है, 10 चाहिए वेयर हाउस 1 को। तब उस अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा अपनी डिमांड और सप्लाई को देख के और कॉस्ट को देख के कौन से वाले वेयर हाउस को कौन से वाला क्लॉथ दिया जाए, है ना। ये सब डिसाइड करना होता है, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। समझ आया कैसे बनता है आपका ट्रांसपोर्टेशन का टेबल। असाइनमेंट में तो सिंपल था, आपको ये टेबल बना के दे देता था, बट ट्रांसपोर्टेशन में आपको ये टेबल भी खुद बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं समझा रही हूँ कि आपको ट्रांसपोर्टेशन टेबल बनाना कैसे है आखिरकार। यहाँ पे आपको लिखनी है जिस चीज़ की आपकी डिमांड होगी, यहाँ पे आपको लिखने हैं आपके वेयर हाउस, यहाँ पे आपको लिखनी है डिमांड, जिस चीज़ की डिमांड है उसके सामने ही उसकी डिमांड लिखोगे ना, एंड यहाँ पे आपको वेयर हाउस की लिखनी है सप्लाई, ठीक है, और यहाँ पे बीच में आपकी आ जाएगी कॉस्ट। ऐसे बनेगा आपका टेबल। अब जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, इसका देखते हैं कि टेबल बनाना कैसे है। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, लेडीज़ फैशन शॉप विशेज़ टू परचेज द फॉलोइंग क्वांटिटी ऑफ समर ड्रेसेस। एक लेडीज़ फैशन शॉप है, उसे ये सामान खरीदना है। ड्रेस साइज़ 1, 2, 3, 4, 4 साइज़ की ड्रेसेस हैं, ठीक है। उसे ड्रेस 1 साइज़ वाला, मतलब कि ये है ड्रेस 1 साइज़, 2 साइज़, 3 साइज़ और 4 साइज़। 1 साइज़ वाले उसे 100 पीस चाहिए, 2 साइज़ वाले उसे 200 पीस चाहिए, 3 साइज़ वाले उसे 450 पीस चाहिए, एंड 4 साइज़ वाले उसे 150 पीस चाहिए। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वेयर हाउसेज है ना, मतलब ये हमारे पास वो गोडाउन्स है ना, सेल्स डिपार्टमेंट है ना, जहाँ पे मुझे सप्लाई चाहिए इतनी इतनी। तो मेरे पास यहाँ पे वो गोडाउन वाला मिल गया, मतलब वेयर हाउस मिल गया। तो वेयर हाउस कहाँ पे लिखना होता था, यहाँ पे लिखना होता था। तो हम लिख लेते हैं, एक टेबल बनाते हैं और यहाँ पे हम वेयर हाउस लिख लेते हैं। कौन कौन से वेयर हाउस है हमारे पास, देखते हैं, 1 मिनट। 3 मैन्युफैक्चरर्स आर विलिंग टू सप्लाई ड्रेस। अब 3 ये है हमारे पास डिमांड, बेटे सॉरी, ये है हमारे पास डिमांड। उन्होंने क्या बोला कि मेरे को चाहिए वेयर हाउस, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, मेरे को चाहिए ड्रेस 1, ड्रेस 2, ड्रेस 3 एंड ड्रेस 4 की इतनी इतनी क्वांटिटीज़ चाहिए। ये आपको डिमांड मिल रही है, आपको इस चीज़ की डिमांड है। ड्रेस साइज़ की डिमांड है, कितने साइज़ की, 1, 2, 3, 4, ये 4 ड्रेस साइज़ की आपको डिमांड है। ये देखो लिख लिया 1, 2, 3, 4, ये डिमांडेड थिंग है, ये ड्रेस साइज़ आप डिमांड कर रहे हो, ठीक है। और डिमांड कितनी है वो आप नीचे लिख लोगे, मैंने लिखा नहीं शायद यहाँ पे, हाँ यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये रहा, हाँ ये रहा, ये आपको दे रखी है उन्होंने, कॉस्ट दे रखी है। यहाँ पे लिखते हैं हम, अभी हमें मिल गई है हमारी डिमांडेड थिंग। क्या चीज़ मिली है, 1, 2, 3, 4, ये हमें 4 चीज़ें डिमांडेड मिली हैं। ये हमारी डिमांडेड थिंग हमें मिल गई। अब इसके वेट अ सेकेंड, क्या हो गया ये, हाँ। अब इसके नीचे हमें क्या लिखनी, कितनी कितनी डिमांड थी उनकी, देखो कितनी कितनी डिमांड थी, 100, 200, 450, 150, 100, 200, नेक्स्ट क्या था, 450, 150, 450 एंड 150, ठीक है। ये हमने इतना लिख दिया, जिस चीज़ की डिमांड है और कितनी डिमांड है वो हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट हमें क्या दिखा है, 3 मैन्युफैक्चरर्स आर विलिंग टू सप्लाई ड्रेस। अब 3 तरह के मैन्युफैक्चरर हैं, A, B, C, ये सप्लाई करना चाहते हैं इस डिपार्टमेंट, इस फैशन शॉप को ड्रेसेस, ठीक है। द क्वान्टिटीज़ गिवन बिलो आर द मैक्सिमम दैट दे आर एबल टू सप्लाई। अब जो मैन्युफैक्चरर A है ना, ये मैक्सिमम 150 ड्रेसेस दे सकता है, उससे ज़्यादा ड्रेसेस नहीं दे सकता है। मैन्युफैक्चरर B मैक्सिमम 450 ड्रेसेस दे सकता है। मैन्युफैक्चरर C मैक्सिमम 250 ड्रेसेस दे सकता है टोटल मिला के, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, हमें वेयर हाउस मिल गए ABC और उनकी सप्लाई भी मिल गई। वेयर हाउस मिल गए मुझे कितने, A, B एंड C, एंड उनकी सप्लाई कितनी है, 150, 450, 250, 150, 450, 250 मिल गई, हमें सप्लाई भी मिल गई। अब ये हमें नीचे क्या दे रखी है, द शॉप एक्सपेक्ट्स द प्रॉफिट पर ड्रेस टू वेरी विद द मैन्युफैक्चरर गिवन बिलो।
अब ये शॉप ने सोचा कि उन्हें ये जो प्रॉफिट है ना ये होंगे, मतलब कि अगर वो किसी, ये प्रॉफिट हमें दे रखे हैं, द शॉप एक्सपेक्ट्स प्रॉफिट पर ड्रेस उसे कितना प्रॉफिट पड़ेगा पर ड्रेस, मतलब कि अगर वो मैन्युफैक्चरर ए से ड्रेस नंबर साइज़ 1 मंगाती है तो उसे पर ड्रेस 2.5 रुपीज़ का प्रॉफिट देखने का मिलेगा। बट अगर वही वो मैन्युफैक्चरर ए से 2 साइज़ ड्रेस मंगवाती है तो उसे 4.4 रुपीज़ का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगर मैन्युफैक्चरर ए से वो 3 साइज़ ड्रेस मंगवाती है तो उसे 5 रुपीज़ का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और अगर वो मैन्युफैक्चरर ए से 4 साइज़ ड्रेस मंगवाती है तो उसे 2 रुपीज़ का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो ये वैसे का वैसा है, कॉस्ट हो चाहे प्रॉफिट हो, इसे उठा के हम नीचे लिख देंगे। ये हमने नीचे ऐसे लिख दिया 2.5, 4, 5, 2, 3, 3.5, 5.5, ये सब जो था सेम वैसे का वैसे उठा के हमने लिख दिया। और ये बन गया हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ये टेबल बन गया हमारे पास। ठीक है, असाइनमेंट में तो टेबल आपको दिया होता था, यहाँ पे आपको टेबल खुद से बनाना है। बन गया आपका ये टेबल। नेक्स्ट आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है, ये भी मैं ही करवा देती हूँ आपको, मैं ही करवा देती हूँ। देखो वैसे आप एक काम करो, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो, पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दोनों का ही मिल जाएगा, वहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड करो और खुद एक बार बनाने की कोशिश करो। नहीं बन रहा है तो वापस वीडियो पे आओ और वीडियो देखो। आई होप सब बच्चों का अभी तक बन गया होगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द बॉम्बे ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज़ ट्रक्स अवेलेबल एट 4 डिफरेंट साइट्स इन द फॉलोइंग नंबर। साइट ए में उसके पास 5 ट्रक्स हैं, साइट बी पे 10 ट्रक्स हैं, साइट सी पे 7 ट्रक्स हैं एंड साइट डी पे उसके पास 3 ट्रक्स हैं। बॉम्बे ट्रांसपोर्ट एक कंपनी है, उसके पास इतने ट्रक्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अलग अलग साइट पे। कस्टमर W, X एंड Y रिक्वायर ट्रक्स एज शोन बिलो। कस्टमर है उनके पास W, X एंड Y, 3 तरह के कस्टमर्स हैं। W कस्टमर को चाहिए 5 ट्रक, X कस्टमर को चाहिए 8 ट्रक्स, Y कस्टमर को चाहिए 10 ट्रक्स। डिमांड क्या है आई हमारे पास, ये डिमांड आई है ना। कौन कौन डिमांड कर रहा है, कस्टमर W, X एंड Y। W, X एंड Y डिमांड आ गई। कितनी कितनी डिमांड कर रहे हैं, नीचे डिमांड लिख देंगे 5, 8 एंड 10। 5, 8 एंड 10 आ गई डिमांड हमारे पास। नेक्स्ट ये है सप्लाई, है ना। साइट ए पे 5 ट्रक अवेलेबल हैं, साइट बी पे 10, साइट सी पे एंड साइट डी पे 3 ट्रक्स। ऐसे हमारे पास ये सप्लाई अवेलेबल है, इतने ट्रक्स आप सप्लाई कर सकते हो। तो साइट ए बी सी डी, ए बी सी डी साइट आ गई। कितनी है सप्लाई आपके पास, 5, 10, 7, 3, 5, 10, 7, 3। ये साइट भी ये आपके पास सप्लाई भी आ गई एंड डिमांड भी आ गई। अब बीच में आपको क्या लिखना है, कॉस्ट या फिर प्रॉफिट, जो भी आपको गिवन होगा। तो ये देखो, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गेटिंग ट्रक्स टू द कस्टमर आर गिवन बिलो। ट्रक्स को कस्टमर तक लेके जाने में जो आपको कॉस्ट पड़ेगी वो यहाँ पे दे रखी है। फ्रॉम ए टू डब्ल्यू, अगर आप ए से साइट ए से कस्टमर W तक अगर आप ट्रक पहुँचाते हो तो आपको कितनी पड़ेगी कॉस्ट, ₹7 टू X। ये देखो, ये आपको ऐसे दिया है, अगर आप साइट ए से कस्टमर W तक पहुंचाते हो तो आपको 7 रुपीज़ कॉस्ट पड़ेगी। और वहीं अगर आप साइट ए से कस्टमर X तक पहुंचाते हो तो आपको 3 रुपीज़ कॉस्ट पड़ेगी। और अगर आप साइट ए से कस्टमर Y तक पहुंचाते हो तो आपको 6 रुपीज़ कॉस्ट पड़ेगी। ये मॉड्यूल में भी ऐसे दिया था, उन्होंने लाइंस लगाने में गलती कर दी है। ये लाइन यहाँ पे लगेगी, ये लाइन और यहाँ पे लगेगी, ये लाइंस नहीं है। ठीक है, मॉड्यूल में भी ऐसे ही गलत दिया उन्होंने, तो इसलिए मैंने सेम वैसे ही लिख दिया। अभी देखो, अगर आप साइट ए से W तक पहुंचाते हो तो 7 रुपीज़ कॉस्ट लगेगी। साइट ए से W तक पहुंचाते हो तो कितनी कॉस्ट लगेगी, 7 रुपीज़ कॉस्ट लगेगी। साइट ए से X तक पहुंचाते हो तो आपको कॉस्ट लगेगी 3 रुपीज़। साइट ए से X तक पहुंचाते हो तो कितनी कॉस्ट लगेगी, 3 रुपीज़। साइट ए से Y तक पहुंचाते हो तो कितनी कॉस्ट लगेगी, 6 रुपीज़। 6 रुपीज़। देन साइट बी से अगर आप पहुंचाते हो कस्टमर W तक तो कितनी कॉस्ट लगेगी, 4 रुपीज़। साइट बी से कस्टमर W तक अगर आप पहुंचाते हो तो कितनी कॉस्ट लगेगी, 4 रुपीज़। ठीक है,
अगर आप साइट बी से कस्टमर एक्स तक पहुंचाते हो तो कितनी कॉस्ट लगेगी आपको? 6 रुपीज़। ठीक है। फिर अगर आप साइट बी से कस्टमर वाई तक पहुंचाते हो तो कितनी कॉस्ट लगेगी? 8 रुपीज़। उसी तरह से ये भी आपको बाकी बना लेना है। ये देखो, ये मैंने बना लिया है, पूरा मेरा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बन गया। इजी था, बस आपको आइडेंटिफाई करना आपकी डिमांड कौन सी है और सप्लाई कौन सी है। फिर डिमांड के सामने आपको डिमांड लिख देनी है और सप्लाई, जो वेयर हाउसेज है उसके सामने आपको सप्लाई लिख देनी है, और बीच में जो भी आपको कॉस्ट या प्रॉफिट दे रखा होगा वो आपको लिख देना है। ठीक है, ये होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के आपके पास कितने मेथड्स होते हैं? 4 मेथड्स होते हैं। सबसे पहले आपको इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन निकालना है। इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन 4 मेथड से निकल सकता है। कौन कौन से मेथड थे हमारे पास? 4। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, मिनिमम रो कॉस्ट मेथड, मिनिमम कॉलम कॉस्ट मेथड एंड वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड, जिसे हम वैम भी कहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास यही मेथड है, और इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट ये मेथड है। ठीक है, ये मेथड कर लोगे तो आपका ट्रांसपोर्टेशन ख़त्म हो जाएगा। हाँ, ये छोड़ के मत जाना, सबसे इजी है, ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, और ये पेपर में आते भी नहीं हैं क्योंकि ये इजी हैं, बट हमें सीखना है। बाई चांस पेपर में डाल दिया उन्होंने इजी के चक्कर में, तो आपको तो बनेंगे नहीं, तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ये भी सीखो, ये इजी है, ये डिफ़िकल्ट है और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ऑफकोर्स सिंपल सी बात है, जो डिफ़िकल्ट होगा इम्पॉर्टेंट होगा ही। तो ये 4 मेथड है हमारे पास सॉल्व करने के। अब सबसे पहले, जैसे कि हमने अपना असाइनमेंट में भी देखा था, हमारी प्रॉब्लम बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है वो हमें चेक करना पड़ेगा, है ना। सबसे पहला क्या था असाइनमेंट में भी, अगर कल का आप रिवाइज करके आए हो तो क्या था असाइनमेंट का? आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपकी जो प्रॉब्लम आपको दे रखी है वो बैलेंस्ड प्रॉब्लम है या अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम है। तो कैसे चेक होगा? असाइनमेंट के केस में हम कैसे चेक करते थे? हमारी नंबर ऑफ़ रोज़ हमारी नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल है कि नहीं है। बट इस केस में ऐसे चेक नहीं होता है। इसमें बैलेंस या अनबैलेंस्ड कैसे चेक होता है? आपको देखना आपका सप्लाई का टोटल और आपका डिमांड का टोटल इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, ऐसे चेक होगा। अब देखो, सप्लाई का टोटल करो, कैलकुलेटर पकड़ो, 150 + 450 + 250, कितना आ रहा है आपका सप्लाई का टोटल? 850, है ना। डिमांड का टोटल करो, 100 + 200 + 450 + 150, कितना आ गया? 900। क्या दोनों का टोटल इक्वल आया? सप्लाई का टोटल 850, डिमांड का टोटल 900, इक्वल आया? नहीं आया। कितना डिफरेंस आया? 50 का डिफरेंस आया। किधर साइड डिफरेंस आया? इसका टोटल आया है 850 और इसका टोटल आया है 900। मतलब यहाँ पे मुझे 50 और डल जाए ना, ऐसे यहाँ पे 50 और लिखा जाए ना, तो ये भी 900 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे आपको एक डमी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी जिसकी सप्लाई 50 होगी। ठीक है, अब ये देखो, मैंने एक न्यू टेबल बना ली है यहाँ पे, इसको ऐसे कॉपी कर लिया। ये देखो, हमने क्या देखा था यहाँ पे? सप्लाई और डिमांड देखी थी। सप्लाई हमारी आ रही थी 850 और डिमांड आ रही थी 950। अब हमें इसे इक्वल करना है। अगर यहाँ पे 50 लग जाए ना तो ये भी 900 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 50 लगा दें तो 900 हो जाएगा। तो यहाँ पे लगाते हैं हम 50। देखो, अब टोटल करो सारे जाने, 150 + 450 + 250 + 50, आ गया आपका 900, इक्वल आ गया। अब यहाँ पे 50 तो लगा लिया है। अब हम इसके बीच में क्या लगाएंगे फिर? तो इसकी कॉस्ट क्या आ जाएगी फिर? जैसे हमने असाइनमेंट में देखा था, 0 0 0 एंड 0। ठीक है, इसे हम कहते हैं डमी। ये हमारी क्या लगी है? डमी। असाइनमेंट में भी डमी लगाई थी, इस केस में भी हम डमी लगाएंगे। चाहे आपकी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हो ना हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे सोचो यहाँ पे डी ना होता, हाँ वैसे भी हमारी नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल नहीं थी। अगर ये देखो, यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल नहीं है। रोज़ कितनी है आपकी? 1 2 3, और कॉलम्स कितनी है? 1 2 3 4, इक्वल नहीं है। बट सोचो, अगर यहाँ पे 300 होता तो आपका ये भी 900 आता और ये भी 900 आता, इक्वल आ जाता। तो मतलब आपका जो प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड है, इसे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी ये सप्लाई और डिमांड इक्वल नहीं है ना, उस केस में आपका अनबैलेंस्ड है। नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स का ट्रांसपोर्टेशन में कुछ भी लेना देना नहीं है। तो ये हमने सीख लिया कि कैसे हम अपनी अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम को बैलेंस्ड बना सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप यही रहता है कि अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम को हमें बैलेंस्ड में कन्वर्ट करना है। फिर अगर हम अपनी बात करें असाइनमेंट की, तो उसमें हमने फर्स्ट स्टेप देखा था कि बैलेंस्ड
अनबैलेंस्ड को बैलेंस्ड में कन्वर्ट करना है। और नेक्स्ट स्टेप हमने देखा था कि अगर मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है। बट ट्रांसपोर्टेशन में हम मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम को नहीं छेड़ते हैं, क्योंकि जो हंगेरियन मेथड था ना वो कहता है कि मैं मैक्सिमाइजेशन पे एप्लीकेबल नहीं हो सकता हूँ, बट ट्रांसपोर्टेशन कहता है कि मैं मैक्सिमाइजेशन के ऊपर भी एप्लीकेबल होऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर इसमें ट्रांसपोर्टेशन में मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, यही दो डिफरेंस हैं असाइनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन में जो आपको मेनली याद रखने हैं, क्योंकि दोनों में फर्स्ट स्टेप तो सेम ही है, अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड वाला। असाइनमेंट में भी अनबैलेंस्ड को हम बैलेंस्ड करते थे, बट उसमें चेक कैसे करते थे, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स देखते थे। बट इसमें हमें कैसे चेक करना है कि आपका सप्लाई का टोटल और डिमांड का टोटल इक्वल है कि नहीं है। फिर उसके बाद हमें ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के ऊपर एप्लीकेबल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा यही है कि अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम को हमें बैलेंस्ड में कन्वर्ट करना है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमें क्या करना है, अपना इनिशियल बेसिक फीजिएबल सॉल्यूशन निकालना। अब 4 मेथड हैं। सबसे पहला मेथड हम देखते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से हम कैसे निकाल सकते हैं। अब हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, इसे हमें सॉल्व करना है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से। कैसे सॉल्व होता है, अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर साइड कौन सी होती है बताना मेरे को। इस पूरे टेबल में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर साइड कौन सी है, ये वाली साइड है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर साइड, है ना। इधर वाली कॉर्नर को हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। तो यहाँ पे हमारे पास D1 एंड O1। अब यहाँ पे हमें इसे सॉल्व कैसे करना है। अभी D1 डिमांड कर रहा है 200 की, वो कहता है कि मुझे 200 यूनिट्स चाहिए, पर O1 क्या कहता है कि मैं सिर्फ तुझे 250 से सप्लाई कर सकता हूँ। डिमांड है 200 की, सप्लाई हो सकती है 250 की, तो कितनी आप सप्लाई करोगे। ऑफ कोर्स 200, जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई करोगे ना। मैं बोल रही हूँ कि मेरे को चाहिए 10 टॉफ़ीज़ चाहिए, बट मेरे को शॉपकीपर बोलता है कि मैम मैं तो 15 टॉफ़ीज़ दे सकता हूँ, पूरी की पूरी 15 ले जाओ। ऐसा होगा? नहीं होगा। जितनी मैंने मांगी है उतनी दी जाएंगी फिर। तो 200 इस केस में आप कितने एलोकेट कर दोगे, 200। D1 को O1 से कितने यूनिट्स मिलेंगे, 200 यूनिट्स मिलेंगे। ठीक है, ये लिख दिया 200। अब हमारी डिमांड ख़त्म हो गई ना इसकी, D1 की और कोई डिमांड नहीं है, तो इसे पूरा का पूरा काट दो। बट जो हमारे पास O1 है ये अभी कितना सप्लाई कर सकता है, 250 सप्लाई थी, इसे 200 सप्लाई कर दी, अभी ये कितना सप्लाई कर सकता है, सिर्फ 50 सप्लाई कर सकता है ना। तो इसे कट करके यहाँ पे लिख दो 50। ठीक है, ये लिख दिया मैंने 50, समझे, ऐसे चलेगा। अब हमारे पास नेक्स्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है ना। अभी यहाँ पे देखो O1 एंड D2 की डिमांड कितनी है, 225, बट O1 उसे सप्लाई कितना कर सकता है, सिर्फ 50। मैं मांग रही हूँ शॉपकीपर से मुझे 10 टॉफ़ीज़ दे दो, बट शॉपकीपर कहता है मैम मेरे पास तो 5 ही हैं, तो मैं 5 ही लेके जाऊँगी। ऑफ कोर्स सी बात है, मांग रही है ये 225, बट इसके पास है सिर्फ 50, तो 50 सप्लाई कर देंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पे 50 हम सप्लाई कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमारी ये सप्लाई ख़त्म हो गई। अब ये और सप्लाई नहीं कर सकता, बट डिमांड इसकी अभी भी बची है। करो -225 -50, कितनी डिमांड अभी भी इसकी बची है, 175। 175 अभी भी इसकी बची है डिमांड। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आपके पास नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है, D2 O2। अब इसकी ये कट गया हुआ है ना, मैंने काटा नहीं है, 1 मिनट, है ना, ये कट गया हुआ है। अब इसकी डिमांड कितनी है, 175 है, बट O2 सप्लाई कितना कर सकता है, 300। तो कितना हम सप्लाई करेंगे, जितनी डिमांड है ऑफ कोर्स 175। आप ज़्यादा सप्लाई कर सकते हो, तो हम क्या करें, हमें तो चाहिए सिर्फ 175 ना, तो हम तो 175 ही लेके जाएंगे। तो 175 यहाँ पे एलोकेट कर दो, 175, और इसकी ये डिमांड हो गई ख़त्म, है ना। बट सप्लाई इसकी अभी भी बची है, कितनी बची हुई है, 300 - 175, 125 ये अभी भी सप्लाई कर सकता है। एक में पेन नहीं चल रहा है, क्या हो गया, 125 ये अभी भी सप्लाई कर सकता है। ठीक है, इसकी सप्लाई ख़त्म हो गई हुई है ना। नेक्स्ट अब हमारे पास है नेक्स्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल कौन सा है, ये वाला है कॉर्नर, ये है ना। नेक्स्ट हमारे पास 14 D3 एंड O2। अब D3 की डिमांड कितनी है, 275, बट O2 सप्लाई कितना कर सकता है, 125। तो कितना सप्लाई करेगा, जितना वो सप्लाई कर सकता है, यानी कि 125। ठीक है, और इसकी डिमांड हो जाएगी सप्लाई हो जाएगी ख़त्म, बट इसकी डिमांड अभी भी बची है D3 की, कितनी बची है, 275 - 125,
इसे 125 सप्लाई हो गया ना, कितनी डिमांड बची है 150 अभी भी इसका बचा है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट कॉर्नर कौन सा हमारे पास, ये वाला। अब इस कॉर्नर में देखो D3 मांग रहा है 150, O3 दे सकता है 400, तो कितना देंगे जितना वो मांग रहा है 150 से हम दे देंगे। चल नहीं रहा, चल गया। ये देखो 150 से हम दे देंगे और इसकी ये जो डिमांड है ये ख़त्म हो जाएगी और इसके पास पर सप्लाई कितनी बचेगी 300 माइनस 150 करो 400 सॉरी 400 माइनस 150 करो तो आपके पास आ जाएगा 250 आ गया। इसके पास अभी भी सप्लाई बची है 250 यूनिट्स की। अभी नेक्स्ट हमारे पास यही एक कॉर्नर बचा है 10, इसकी सब डिमांड कितनी है 250, सप्लाई कितना कर सकता है O3 250, तो पूरा का पूरा 250 दे देंगे, इसे पूरा का पूरा 250 दे देंगे हम और यहाँ पे ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। जहाँ पे आपको अभी ये क्वेश्चन देखो चेक भी हो जाता है, अगर आपका लास्ट में पूरा ख़त्म हो जाए 250 और 250 ऐसे लास्ट में मैच कर देना, मतलब आपने पूरा सही आंसर किया है। अब सारे डिपार्टमेंट्स को जितना भी, मतलब ये D1 को जितना चाहिए था उतना मिल गया। अब D1 को कितना चाहिए था, मेरा चल नहीं रहा पेन, 1 मिनट। D1 को कितना चाहिए था, अब D1 को चाहिए था 200 और इसे 200 मिल गया है। D2 को कितना चाहिए था 175 चाहिए, सॉरी इसे कितना चाहिए था 225 टोटल चाहिए था। 175 इसे O2 से मिला एंड O1 से इसे 50 मिल गया, टोटल 225 मिल गया। D3 को कितना चाहिए था 275 चाहिए था, 125 इसे O2 से मिला एंड 150 इसे O3 से मिला, टोटल हो गया। D4 को कितना चाहिए था 250 चाहिए था और इसे पूरा का पूरा 250 O3 से मिला है। समझ आया। ऐसे आपका ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होती है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से। अब आपको ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट निकालनी है, आपके पास टोटल ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कितनी आई है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, आप अपने अपने कैलकुलेटर पे करो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कैसे निकलती है। ये देखो 11 × 200 प्लस 13 × 50 प्लस 18 × 175 प्लस 125 × 14। क्यों ऐसे कर रहे हैं, देखो यहाँ पे जो आपको ये टेबल में दी रखी थी, यहाँ से देखते हैं साफ साफ टेबल है, ये नीचे वही टेबल देखा है। ये देखो ये जो आपको टेबल में दे रखी थी ना चीज़ें, ये आपको क्या थी पर यूनिट की कॉस्ट दे रखी थी। अगर O1 को D1 यूनिट मिलती हैं तो उसे पर यूनिट 11 रुपीज़ पड़ेगा और O1 D1 को कितनी टोटल यूनिट्स दे रहा था भला, देखते हैं हम, 200 टोटल यूनिट्स दे रहा था, है ना, 200 टोटल यूनिट्स दे रहा था। तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट 11 पड़ रही है, टोटल आप 200 यूनिट्स मंगवा रहे हो तो आपकी कॉस्ट निकल जाएगी। उसी तरह से आपको पूरी कॉस्ट निकालनी है। ये देखो मैं इसे ना क्लीन करके एक बार नीचे बनाती हूँ फिर वहाँ से समझाती हूँ। ये देखो ये हमने निकाला था सॉल्यूशन, हमने ये देखो निकाला O1 को D1 कितना दे रहा है 200 यूनिट्स, O1 D2 को कितना दे रहा है 50 यूनिट्स, O2 D2 को कितना दे रहा है 175 यूनिट्स, O2 D3 को कितना दे रहा है 125 यूनिट्स, O3 D3 को कितना दे रहा है 150 यूनिट्स और O3 D4 को कितना दे रहा है 250 यूनिट्स। यही हमने निकाला ना, बस उसे ऊपर साफ साफ लिख लिया। ये देखो यही हमने लिखी थी ना चीज़ें, बस नीचे उसे साफ साफ लिख दिया। कटिंग करने के बाद ऐसे साफ साफ लिख देना ताकि एग्जामिनर को भी देखने में अच्छा लगे। ठीक है, अब निकाल लो कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट 11 पड़ रही है और टोटल आपको 200 यूनिट्स मिल रही है, तो 11 × 200 कर लोगे, है ना, 11 × 200 प्लस फिर से पर यूनिट 13 पड़ रही है और टोटल आपको 50 यूनिट्स पर मिल रही हैं, तो कैसे कर लोगे 50 × 13 प्लस देन 18 × 175 प्लस 14 × 125 प्लस 13 × 150 प्लस 10 × 250 और आप ये टोटल कर लेना, आपकी आ जाएगी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको कितनी पड़ने वाली है। ये आपका होता है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो ये आपको एक मेथड से, दैट इज़ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व करना आ गया। अब इसके बाद आपको मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है, ये एक क्वेश्चन ऐसा करती हूँ, ये अभी मैं ही करवा देती हूँ, फिर उसके बाद उसके बाद एक और क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है प्रैक्टिस के लिए नॉर्थ वेस्ट पे। 3 क्वेश्चन है, देखो 2 क्वेश्चन मैं करवाऊँगी, पहला क्वेश्चन मैंने करवाया, ठीक है, ये आपको
पहला क्वेश्चन मैं करवा दूंगी, ठीक है, इससे आपको समझ आ जाएगा, जिससे नहीं समझ आया पहली बार में। दूसरा क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगी, ठीक है, दूसरी बार में तो समझ आ ही जाएगा। और उसके बाद जो एक क्वेश्चन बचेगा वो आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेगा, ये आपको खुद से करना है। ओके, जिसको पहला क्वेश्चन ही समझ आ गया वो दूसरा क्वेश्चन ना देखे, खुद से सॉल्व करे पहले, ठीक है। अब हम ये सॉल्व करते हैं। देखो, वेट अ मिनट। अब देखो हमें इसमें क्या दे रखा है, P1, P2 एंड P3 तीन वेयर हाउसेज हैं, एंड C1, C2, C3 एंड C4 ये हमारी क्या है, हमारे पास ये सप्लाई, ये डिमांड है हमारे पास, ये डिमांड कर रहे हैं और ये डिमांड है उनकी, और ये सप्लाई कर सकते हैं और ये उनकी सप्लाई की कैपेसिटी है। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं है। प्लस करो पहले, पूरा सप्लाई प्लस करो, 35 प्लस 50 प्लस 40 80 आया। नेक्स्ट 45 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 30 45 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 30 ये आया 125। ऊपर वाला आया था 35 प्लस 50 प्लस 40, ये भी आया था 125। दोनों को प्लस करके हमारा कितना आ गया, 125 आ गया। मतलब ये बैलेंस्ड है, छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो इस केस में भी आपकी रोज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं है, बट हमें तो ये देखना ही नहीं है, हमें तो सप्लाई एंड डिमांड देखनी है ना। इक्वल है तो मतलब बैलेंस्ड है। अब नेक्स्ट काम क्या है हमारा, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है, तो मतलब हमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पकड़ लेना है। कौन सा यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, ये वाला P1 C1। यहाँ पे सप्लाई है 35, डिमांड है 45। कितना सप्लाई करेंगे हम, इसे और जूम कर लेती हूँ मैं, वेट अ मिनट। चलो अब हम सॉल्व कर सकते हैं। सप्लाई है 35 और डिमांड है हमारे पास 45, तो कितना आप दोगे यहाँ पे, जितना सप्लाई कर सकते हैं। मैं मांग रही हूँ 10 टॉफीज़ पर, बट जो दुकानदार शॉपकीपर है वो मुझे सिर्फ 5 टॉफीज़ दे सकता है, तो कितनी लूँगी मैं, 5 लेके आऊँगी ना। तो उसी तरह से मैं मांग रही हूँ 45, बट मिल सकती मुझे सिर्फ 35 है, तो कितनी मिलेंगी, 35 मिलेंगी। यहाँ पे लिख दो 35। तो हमारी ये हो गई पूरी डिमांड। अब कितनी बची हुई है, 10 डिमांड बची हुई है, ठीक है। नेक्स्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा है, ये वाला है। अब यहाँ पे डिमांड है 10 बट सप्लाई हो सकती है 50, तो कितनी एलोकेट कर दूंगी, 10 एलोकेट कर दी मैंने। अब इसकी डिमांड पूरी हो गई है ना, डिमांड पूरी हो गई है। अब सप्लाई कितनी बची है, कितना कर सकता है ये सप्लाई, और 40 यूनिट से सप्लाई कर सकता है, क्योंकि 10 यूनिट्स तो इसने सप्लाई कर दी हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कॉर्नर आपके पास ये वाला। यहाँ पे आपकी डिमांड है 20 बट आप सप्लाई कितना कर सकते हो, 40, तो कितना दोगे, 20 जितनी आपकी डिमांड है, तो यहाँ पे आ जाएगा 20, ठीक है। तो ये हमारा ख़त्म हो जाएगी डिमांड। सप्लाई कितनी की बचेगी यहाँ पे, यूनिट्स की 20 यूनिट्स की सप्लाई बचेगी। नेक्स्ट ये कॉर्नर आता है, यहाँ पे 20 हमारी सप्लाई है और डिमांड है 30, तो कितनी कम वाली, जितनी कम है, कम कौन सी है, 20 कम है, 20 एलोकेट कर देंगे, ये हमारी ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पे बचेगी हमारे पास डिमांड 10 की, क्योंकि 20 एलोकेट कर दी है। नेक्स्ट कॉर्नर है हमारे पास ये वाला, है ना। यहाँ पे हमारे पास डिमांड है 10, सप्लाई है 40, कम कौन सा है, 10, ये एलोकेट कर देंगे, 10 एलोकेट कर देंगे, ये ख़त्म हो जाएगी और यहाँ पे बचेंगी 30। अब ये कॉर्नर बचता है हमारे पास, एक मिनट, अब ये कॉर्नर बचता है हमारे पास। अब यहाँ पे सप्लाई भी 30, डिमांड भी 30, तो पूरा का पूरा 30 एलोकेट कर दो, और लास्ट में अगर मैच कर गया तो मतलब हमारा सम सही है। बस सब कट हो गया, पूरा क्वेश्चन बन गया आपका, इजीली बन गया आपका पूरा क्वेश्चन। इजी था, बस जितनी सप्लाई और डिमांड है उनमें से जो कम है उतना एलोकेट कर दो, और जो मीट होता जाता है उसे कट कर दे जाओ, और बाकी जितना बचा वहाँ पे माइनस करके लिखते जाओ। सिंपल था। अब आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल लेनी है, जितनी भी आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी। ये देखो यहाँ पे मैंने फेयर सॉल्व किया हुआ है सारा क्वेश्चन, यहाँ से आप देख सकते हो। 35 × 8, 10 × 9 प्लस 20 × 12 प्लस 20 × 13 प्लस 10 × 16 प्लस 30 × 5 आपकी आ जाएगी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन, ये आपको करना है खुद से, ठीक है।
नेक्स्ट, अब आ जाओ अपने नेक्स्ट मेथड पे, दैट इज मिनिमम कॉस्ट मेथड। मिनिमम कॉस्ट मेथड फर्स्ट मेथड था हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। उसके जो स्टेप्स हैं सॉल्व करने के वो मैंने लिखे होंगे, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो क्या स्टेप्स हैं पूरे मैंने ये लिख के रखे हैं, स्टेप्स टू सॉल्व ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। एक बार पढ़ लेते हैं। कंसीडर द अपर लेफ्ट कॉर्नर सेल। सबसे पहले अपर लेफ्ट, राइट ये होता है, लेफ्ट ये होता है, अपर लेफ्ट कॉर्नर आपको कंसीडर करना है, दैट इज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द मैट्रिक्स विच हैज़ वैल्यू 11, जिसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे 11 है। ठीक है, ऊपर नहीं लिखा मैंने, हाँ यहीं पे लिखा हुआ है। नाउ असाइन द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सप्लाई और डिमांड। सप्लाई और डिमांड में से जो भी हमारे पास मिनिमम वैल्यू है वो असाइन कर देनी है। जैसे 250 और 200 में से मिनिमम वैल्यू कौन सी थी 200, तो 200 हमने असाइन कर दी। आगे क्या बोला है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सप्लाई और डिमांड इज 200, तो 200 हमने असाइन कर दी। सब्ट्रैक्ट द अबव मिनिमम वैल्यू, जो मिनिमम वैल्यू आई है आपकी उसको आपको माइनस करना है फ्रॉम डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम। Here we may get 3 possibilities as given below. Supply equals to 0 हो जाएगी, तो strike that row and move down to next cell। जैसे कि आपकी यहाँ पे 3 possibilities हो सकती है, यहाँ तो आपकी डिमांड 0 हो जाएगी, यहाँ तो आपकी सप्लाई 0 हो जाएगी। अगर आपकी डिमांड 0 हुई है तो आपको ये कॉलम को कट कर देना है, स्ट्राइक कर देना है और आगे अपने सेल पे चले जाना है, दैट इज़ यहाँ पे चले जाना है। अगर आपकी सप्लाई कट हो जाती है तो आपको अपनी सप्लाई वाली लाइन कट कर देनी है और अपने नेक्स्ट सेल पे दैट इज़ यहाँ पे चले जाना है। ठीक है, अगर सप्लाई 0 या डिमांड 0, इफ़ डिमांड एंड सप्लाई दोनों ही अगर 0 आ जाए उस केस में आपको क्या करना है, सोचो यहाँ भी 200 होता है यहाँ भी 200 होता, तो पूरा 200 आप यहाँ पे अप्लाई कर दोगे, एलोकेट कर दोगे, तो यहाँ से ये दोनों ही कट जाएंगी हमारी, फिर हम नेक्स्ट इस सेल पे चले जाएंगे, है ना। ये 3 सिचुएशंस बन सकती हैं। द डिफरेंस बिटवीन द कॉरस्पॉन्डिंग सेल्स सप्लाई एंड डिमांड फ्रॉम द मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन्ड इन द प्रीवियस स्टेप इज, जो डिफरेंस आया हमने लिख दिया था 50 एंड 0, 250 माइनस 250 किया था ना। ये देखो जितनी हमने मिनिमम सप्लाई मिनिमम असाइनमेंट की है ना वैल्यू की, उसको यहाँ से भी माइनस कर दो और यहाँ से भी माइनस कर दो। 200 में से 200 निकाले 0 आ गया था तो इसे कट कर दिया था। 250 में से 200 निकाले तो 50 आ गया था, यहाँ पे हमने लिख दिया था, वही किया था हमने, है ना। उसी तरह से ये सारे स्टेप लिखे और आपको ये करने हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मेथड कौन सा आता है, मिनिमम कॉस्ट मेथड। अब मिनिमम कॉस्ट मेथड के भी यहाँ पे पूरे स्टेप्स लिखे हुए हैं। मैं आपको स्टेप्स नहीं पढ़ा रही हूँ, आपको डायरेक्ट सम सॉल्व करवाती हूँ, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, क्लैरिटी आती है। अब ये देखो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, इसे सॉल्व करना हमें मिनिमम कॉस्ट मेथड से। नॉर्मल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड किया ना, सेम वैसे ही है, बस इसमें डिफरेंस क्या है, उसमें नाम था उसका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, तो हम सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को ले रहे थे। इसका नाम क्या है, मिनिमम कॉस्ट मेथड। मतलब इसमें हम क्या करेंगे, लॉजिक वाली बात है, मिनिमम कॉस्ट लेंगे। अब पूरे मैट्रिक्स में सबसे मिनिमम कॉस्ट कौन सी है, दिस इज 1। फिर यहाँ से एलोकेशन स्टार्ट कर देंगे। ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे नीचे उतार लिया, अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। देखो मिनिमम कॉस्ट कौन सी है पूरे मैट्रिक्स में हमारे पास, यहाँ पे है 1 कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ से एलोकेशन स्टार्ट करते हैं। 350 सप्लाई है और यहाँ पे मैंने सप्लाई और डिमांड ऊपर नीचे लिख दिया है क्योंकि क्वेश्चन में भी ऐसे लिखा हुआ, क्वेश्चन में अच्छा मैंने ऊपर नीचे लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं एक मिनट। 250, 350, 400, 200 एंड सप्लाईज 300, 400। अच्छा मैंने ये यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ पे डिमांड आएगा और यहाँ पे सप्लाई आएगा, आप सही कर लेना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब देखो अगर आप अपना ये मिनिमम कॉस्ट देखोगे, ये 1 है, यहाँ पे आपकी डिमांड है 350 और सप्लाई है 300, तो जितनी मिनिमम दोनों में से मिनिमम कौन सा है 300, तो 300 को हम एलोकेट कर देंगे। देखो 300 एलोकेट कर देंगे तो 300 पूरा कट जाएगा, 300 माइनस 300 0 हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा फिर कट जाएगा, है ना। यहाँ पे फिर कितना बचेगा, 300 दे दिया, बचा कितना 50 बचा, सिंपल। अब देखो नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट कौन सी है, अभी सिर्फ यही 2 लाइंस बची हैं, इनमें मिनिमम कॉस्ट कौन सी है हमारे पास, 2 है मिनिमम कॉस्ट, एक ये 2 है, अब ये 2 है, 2 आ गए हमारे पास। अब दोनों में से किसके ऊपर करें, जहाँ पे हम मैक्सिमम एलोकेशन कर सकते हैं ना, वो वाला सेल हम लेंगे। इस 2 पे कितनी एलोकेशन हो सकती है, 250 डिमांड है, 400 सप्लाई है, कितनी एलोकेशन हो सकती है 250। इस 2 पे कितनी एलोकेशन हो सकती है, मैक्सिमम 200 हो सकती है मैक्सिमम एलोकेशन, तो इस 2 पे हम एलोकेशन कर देंगे, दैट इज 250। तो हम इस केस में
इस 2 के ऊपर एलोकेशन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम एलोकेशन जा रही है। कितनी जा रही है? 250 एलोकेट कर देंगे। ठीक है, ये कट हो गया क्योंकि 250 ख़त्म हो गया ना, ये तो कट हो गया हमारे पास। यहाँ पे कितना बचा? कहाँ पे की हमने? यहाँ पे 400 में से 250 माइनस कर दो, कितना बचा? 150। यहाँ पे आ जाएगा 150। ठीक है, नेक्स्ट सबसे मिनिमम कॉस्ट सेल कौन सा है? अब यही बचे हैं, इनमें से मिनिमम कॉस्ट कौन सी है? ये 2। अब यहीं पे एलोकेशन होगी। कितनी एलोकेशन हो सकती है? 200 एंड 500 में से कितनी एलोकेशन हो जाएगी? 200 हो सकती है, 200 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा कट। यहाँ पे 500 में से 200 गए तो कितना बचा हमारे पास? 300। नेक्स्ट आ जाओ, अब इन दोनों में से मिनिमम कॉस्ट कौन सी है? 3 है। अब 3 भी यहाँ पे 2 है, किसके ऊपर एलोकेशन करें हम? 3 2 है ना, अगर हम इस 3 के ऊपर एलोकेट करें तो कितना जाता है? 50 डिमांड है, सप्लाई है हमारे पास 300। ये मैंने कट नहीं किया, ये कन्फ्यूज़न देगा ना, इसे कट कर देते हैं ऐसे। सप्लाई है हमारे पास 300, कितना एलोकेट कर सकते हैं इसके ऊपर? 50 कर सकते हैं। अगर वहीं हम नेक्स्ट देखें तो इसका डिमांड है 400 और सप्लाई है 300, तो इसके ऊपर कितना एलोकेशन होगी? 300। मैक्सिमम एलोकेशन किसके ऊपर जा रही है? इसके ऊपर। इस पर 50 जा रही है, इस पर 300 जा रही है, तो हम मैक्सिमम वाला लेंगे, ये वाला लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एलोकेशन कर देंगे 300, यहाँ पे बच जाएगा 100 और ये तो जाएगा कट। पूरा हो गया ना ये। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट, हमारे पास कौन सा बचे हैं? ये 2 सेल्स बचे हैं सिर्फ। अब इनमें से मिनिमम कौन सा है? ये 5 मिनिमम है। इसके ऊपर कितनी एलोकेशन हो सकती है? 100 हमारे पास डिमांड है और सप्लाई हमारे पास कितनी है? 150 हमारे पास सप्लाई है। कितनी एलोकेशन कर देंगे हम फिर? 100, जितनी डिमांड हो रही है यहाँ पे एलोकेशन कर देंगे 100। ये हमारा कट जाएगा, है ना। यहाँ पे कितना बच जाएगा? 50। अब नेक्स्ट आ जाओ 6, इसकी डिमांड है 50 और सप्लाई भी है 50, मतलब हमने आंसर सही किया है। और यहाँ पे एलोकेशन आ जाएगी 50 और सब कट जाएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे निकलेगी? 1 × 300 प्लस 2 × 250 प्लस 6 × 50 प्लस 5 × 100 प्लस 3 × 300 प्लस 2 × 200, और आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकलेगी। यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास सुपर होमवर्क क्वेश्चन, ये आपको खुद से करना है। अ कंपनी हैज़ 3, अब तक हमने कितने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए? 3 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। मिनिमम कॉस्ट मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड एंड हमने ट्रांसपोर्टेशन टेबल कैसे बनाना है, ये चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अब इन तीनों को मर्ज करके मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन बनाया है, ये आपको सॉल्व करना है। अ कंपनी हैज़ 3 फैक्ट्रीज O1, O2, O3 whose daily production of a material are respectively 7, 9 and 18 units। 3 फैक्ट्रीज हैं O1, O2 एंड O3 जो डेली प्रोडक्शन करती है 7, 9 एंड 18 यूनिट्स। It has 4 warehouses D1, D2, D3, D4 whose capacities of storage are respectively 5, 8, 7, 14 units. So that all units of production can be stored there, the cost per unit materials of transporting the material from O1 to 4 warehouses are, O1 को 4 warehouses D1, D2, D3, D4 पर ट्रांसपोर्ट करने की कितनी कॉस्ट लगती है, ये दी है। फिर O2 से 4 वेयर हाउस में कितनी कॉस्ट लगती है, देन O3 से चारों वेयर हाउस में ट्रांसपोर्ट करने में कितनी कॉस्ट लगती है, ये दे रखी है। फाइंड बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन एंड टोटल कॉरेस्पॉन्डिंग कॉस्ट बाय मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, मिनिमम कॉस्ट मैट्रिक्स मेथड। उसके बाद ये 2 मेथड है, मिनिमम रो कॉस्ट मेथड एंड मिनिमम कॉलम कॉस्ट मेथड, ये भी मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ। ये तीनों मेथड, ये चारों मेथड के साथ फिर आपको ये सम सॉल्व करना है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल तो आपको आ गया,
मिनिमम कॉस्ट मैट्रिक्स मेथड्स भी आ गया। अब मिनिमम रो कॉस्ट मेथड एंड मिनिमम कॉलम कॉस्ट मेथड है, ये दोनों का भी एक एक क्वेश्चन करवा देती हूँ, फिर आपको ये सुपर होमवर्क क्वेश्चन करना है, ठीक है। चारों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले ट्रांसपोर्टेशन टेबल बनाना है। अब ट्रांसपोर्टेशन टेबल कैसे बनेगा? फैक्ट्रीज है मेरे पास O1, O2 एंड O3 जिनकी प्रोडक्शन इतनी हो सकती है। इट हैज़ 4 वेयर हाउसेज जिनकी स्टोरेज कैपेसिटी सिर्फ इतनी ही है। तो आपको ऐसे टेबल बनाना है। यहाँ पे आप एक और कॉलम बन जाएगा आपका। यहाँ पे देखो वेयर हाउस कौन से है मेरे पास? D1, D2, D3, D4। इनकी डिमांड कितनी है वो यहाँ पे लिख लेना। सप्लाई कौन सी करेंगी? फैक्ट्रीज करेंगी, O1, O2 एंड एक और बनेगा O3। फिर यहाँ पे उनकी जितनी यूनिट्स वो बना सकती हैं 7, 9 एंड 18 वो लिख लेना। आपका टेबल बन जाएगा। बीच में आपको ये कॉस्ट डालनी है। पूरा टेबल बन जाएगा तो फिर आपको ये सॉल्व करना है। और मैंने आपको आंसर्स लिख के दे दिए हैं यहाँ पे, क्या आंसर्स आने वाले हैं आपके। अब हम देखते हैं अपना मिनिमम रो कॉस्ट मेथड एंड मिनिमम कॉलम कॉस्ट मेथड। ये देखो, अब हमने ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया ना मिनिमम कॉस्ट मेथड से, वही सेम क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे मिनिमम रो कॉस्ट मेथड से। अब मिनिमम रो कॉस्ट मेथड नाम से समझ आ रहा है आपको रो लेनी है एक, उस रो की मिनिमम कॉस्ट लेनी है और उसके ऊपर एलोकेशन करनी है। मिनिमम रो कॉस्ट मेथड सिंपल। फर्स्ट रो देखते हैं सबसे पहले। मिनिमम रो फर्स्ट रो है हमारे पास ये, इसमें मिनिमम कॉस्ट कौन सी है? 1। तो इसके ऊपर एलोकेशन करेंगे। कितनी एलोकेशन हो सकती है? 300 डिमांड है, 350 डिमांड है, 300 सप्लाई है। दोनों में से छोटा कौन सा? मिनिमम वाला 300। तो 300 यहाँ पे एलोकेट कर देंगे हम, ठीक है। 300 यहाँ पे एलोकेट कर देंगे। तो 300 माइनस, ये देखो 300 माइनस 300 0 हो गया। तो ये फिर हम कट कर देंगे, ये वाली रो कट कर देंगे, कट कर दी। देन यहाँ पे 350 माइनस 300 कितना बचता है? 50 बचता है। तो यहाँ पे हम 50 लिख देंगे, फिर 50 लिख दिया। नेक्स्ट रो देखो, और इस रो में सबसे मिनिमम कॉस्ट कौन सी है? 2। तो अब यहाँ पे फिर एलोकेशन करेंगे। इस 2 के ऊपर 250 है डिमांड एंड सप्लाई है 400। मिनिमम कौन सा है इन दोनों में से? 250। तो 250 हम एलोकेशन कर देंगे। 400 यहाँ पे 250 माइनस 250 0 हो गया। तो इसे तो कट कर देंगे हम, बट यहाँ पे 400 माइनस 250 कर दो, आ जाएगा आपका 150 बचा अब हमारे पास सप्लाई सिर्फ। नेक्स्ट आ जाओ, अभी इसी रो में हमारे पास ये रो ख़त्म नहीं ना हुई अभी तक, कॉलम कट हुआ है। तो इसी रो में नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट कौन सी है हमारे पास? 5 है। तो अब इसके ऊपर हम एलोकेशन करेंगे। 400 डिमांड है, 150 सप्लाई है, कितनी एलोकेशन कर देंगे? जो मिनिमम है 150 एलोकेशन कर दी। 150 माइनस 150 0 हो गया। तो इस पूरे को फिर हम कट कर देंगे। एंड यहाँ यहाँ पे 400 माइनस 150 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 250। यहाँ पे 250 आ जाएगा, ठीक है। अब ये रो भी हमारे पास ख़त्म हो गई। अब नेक्स्ट रो बचती है हमारे पास ये। अब इसमें मिनिमम कॉस्ट कौन सी है? 2। यहाँ पे डिमांड है 200 और सप्लाई है 500। मिनिमम कौन सा है? 200। तो हम एलोकेशन कितनी कर देंगे? 200 की। 200 हो गया। 200 माइनस 200 0, मतलब ये ख़त्म हो गई कॉलम। तो कॉलम के ऊपर कट लगा दो। और यहाँ पे 500 माइनस 200 कितना बचा आपके पास? 300 बचा। अब दोनों इक्वल ही हैं, दोनों पे एलोकेशन कर दो। यहाँ पे कितनी हो सकती है? 250 और 300 में से कितनी एलोकेशन हो सकती है? 250। और यहाँ पे फिर बाकी जितनी बच्चे की एलोकेशन हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 250 और ये ख़त्म हो जाएगा कॉलम, क्योंकि 250 कट हो गए। यहाँ पे बचेगा 50 और फिर यहाँ पे भी 50 और 50, यहाँ पे 50 एलोकेशन हो जाएगी। ये भी आपका कट हो जाएगा, ये दोनों भी आपके कट हो जाएंगे, ठीक है। ख़त्म। नॉर्मल सम था, सिंपल सा, बस नाम पढ़ो और सॉल्व करो। ये रो बस आपको समझ आना चाहिए सप्लाई और डिमांड को कैसे हमने एलोकेट करना है। बाद में ये जो 3 मेथड है ना, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, मिनिमम रो कॉस्ट मेथड, मिनिमम कॉलम कॉस्ट मेथड एंड मिनिमम कॉस्ट मैट्रिक्स मेथड, ये बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ से आप अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बड़ी ईजिली निकाल सकते हो। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास मिनिमम कॉलम कॉस्ट मेथड। फिर नाम से क्लियर है, हमें कॉलम में मिनिमम कॉस्ट लेनी है और सॉल्यूशन करना है। ये आपका होमवर्क रहा, बहुत सिंपल है। पहले ये सॉल्व करना आप होमवर्क में,
देन उसके बाद आपको ये सुपर क्वेश्चन होमवर्क में सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद आप आगे की क्लास कंटिन्यू करना। और अब हम देखेंगे अपना वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। ऐसा करते हैं, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड हम अपनी कल की क्लास में देखते हैं, नहीं तो बर्डन हो जाएगा। आज आप यहाँ तक प्रैक्टिस करके आओ अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन, देन हम देखेंगे वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। थैंक यू फॉर द टुडे, बाय बाय, टेक केयर।